इतिहासकार रामचंद्र गुहा बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने हाल ही में स्क्रॉल में एक लेख लिखा है। गांधी फैमिली हैज़ हेल्प्ड मोदी टू कंसोलिडेट हिज पावर। कि मोदी को ताकतवर बनाने में गांधी परिवार ने कैसे मदद किया और कई इश्यूज को उन्होंने इस लेख में हाईलाइट किया है। मसलन राहुल गांधी की विदेश यात्रा, प्रियंका गांधी की अच्छी हिंदी बोलना और अभी भी पार्टी के अंदर सोनिया गांधी का वर्चस्व पार्टी के अंदर कि अभी भी क्या राहुल गांधी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कई सवाल हैं, क्या राहुल गांधी अपने माँ सोनिया गांधी के इशारे पर काम करते हैं? क्या गांधी परिवार के कारण मोदी को देश को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश हुई? इस तरह कई सवाल हैं जिस पर इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं स्मरण करा दूं, जब शाइनिंग इंडिया का चला था अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में, उस समय सोनिया गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, रोड शो किए थे और ये सोनिया गांधी का ही लीडरशिप था कि जिसकी वजह से 2004 से और 14 तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही, केंद्र में है। उसके बाद लगातार मोदी। तो क्या सोनिया गांधी के कंट्रीब्यूशन को और जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस को टेक ऑन कर रहे हैं, जिस तरह से अडानी अंबानी को टेक ऑन कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी पे लगातार वैचारिक हमले कर रहे हैं, क्या इन सब बातों को ऐसे ही जाने दिया जाए? गुहा के आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई जिक्र नहीं है, ईवीएम का कोई जिक्र नहीं है, तमाम ऐसे पहलू हैं, एसआईआर का जिक्र नहीं है। तो कैसे इसको समझा जाए? आखिर ये गुहा इस समय, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है, बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, युवाओं में आक्रोश है, लगातार एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है देश भर में। इस समय इस लेख को लिखने का मकसद क्या है? प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। उन्हीं से इन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे। स्वागत है सर, नमस्कार। धन्यवाद। देखिए, जी सर। आपने ये जो सवाल उठाया है, अब रामचंद्र गुहा काफी प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। उन्होंने भी टेलीग्राफ में एक ये लेख लिखा। उसी लेख को फिर स्क्रॉल ने रिप्रोड्यूस किया और उसमें उनकी मान्यता है कि मोदी जो मजबूत हो रहे हैं, उसके पीछे गांधी परिवार का हाथ है। और वैसे तो रामचंद्र गुहा काफी एक सीरियस हिस्टोरियन है, पर ये लेख जी में उन्होंने बहुत ही सुपरफिशियल, सतही तौर से विश्लेषण किया है कि जैसे पहले तो ये बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को प्रेरित किया था कि आप राजनीति में आओ, उसमें कोई शक नहीं है। पर क्या आज भी राहुल गांधी उनके इशारों पे चलते हैं? ये बात में पूरी पूरी शंका है। राहुल गांधी का खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जिस आधार पे वो अपनी बात को मजबूती से रखते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं, ये कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी अब खुद के व्यक्ति हैं, खुद की सोच के हिसाब से चलते हैं। दूसरा, रामचंद्र गुहा का ज्यादा विश्लेषण ये परिवारवाद पे टिका है। पर परिवारवाद क्या केवल गांधी परिवार में है? आज आप देखिए, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां और दूसरी पार्टियां, इनमें भी परिवारवाद छाया हुआ है और उसके कारण मोदी मजबूत हो रहे होंगे कांग्रेस के परिवारवाद के कारण। ये पूरी तौर से गलत है। फिर तीसरा, वो कहते हैं कि भाई प्रियंका गांधी की हिंदी अच्छी है, ठीक है, पर एक पार्टी को संभालने के लिए, ले चलने के लिए, आंदोलन को संभालने के लिए, नेतृत्व देने के लिए केवल एक अच्छा वक्ता होना काफी नहीं है। उसमें जो बाकी चीजें हैं, वो एक प्रियंका गांधी का जो है, ये कांग्रेस को काफी ऐड कर रहा है। पर राहुल गांधी की जो सोच है, उसमें कोई शक नहीं है। रामचंद्र गुहा इस लेख में क्या गड़बड़ कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी के पीछे आरएसएस का वरद हस्त है। मोदी की कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में, राजनीति में। उनको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई आप वो कांग्रेस के सचिव थे, ये मोदी कहा कि भाई आप जाके गुजरात का ये मुख्यमंत्री पद संभालो। तो उसमें उनका कोई अनुभव नहीं था, कोई उसमें पहले का उनको ज्ञान नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। और खैर,
वो आने के बाद मुख्य रूप से तो ये देखना ज़रूरी है कि मोदी का जो विस्तार और वृद्धि हुई है, वो मुख्य रूप से एक आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में हुई है। आरएसएस की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, ये मोदी के रग-रग में फैली हुई है। उसी आधार पे उन्होंने अपनी राजनीति की और आरएसएस ने उनको पूरा-पूरा बैकअप किया। अब देखिए जब संघ परिवार, गुजरात में जी, संघ परिवार। हाँ, संघ परिवार, बिल्कुल सही। यानी आरएसएस की जो भी प्रोजेनी है उनके ये हैं, वो सब हमेशा मोदी के साथ पूरा तौर से खड़े रहे। 2-4 मैं उदाहरण बताता हूँ कि अब और जैसे कॉर्पोरेट भी, जी, 2002 कॉर्पोरेट। में जी, गुजरात में वो जो गोधरा के नाम पे दंगे हुए, गोधरा के नाम पे दंगे हुए और उसके कारण ध्रुवीकरण हुआ, मोदी की ताकत मजबूत हुई और उसी समय एक बड़ी मज़ेदार बात हुई। मज़ेदार बात ये हुई, 2 चीज़ें हुई वाजपेयी को लेकर। एक तो वाजपेयी ने पहले जुहापुरा के कैंप में जाकर बहुत देर से गए थे वो, दंगे तो चलते रहे, नरसंहार चलता रहा, बहुत देर से ये इनको जाने की फुर्सत मिली वाजपेयी जी को। तो जुहापुरा में वो नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि भई राजधर्म का पालन होना चाहिए। तो मोदी बहुत रूखे-सूखे तरीके से जवाब देते हैं कि वही तो हम कर रहे हैं, हमारे में और क्या कमी है? एक ये। दूसरा वाजपेयी जी अपना मन बना चुके थे कि इनको गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और गोवा में जब सम्मेलन हुआ, सभी लोग वो पूरे बीजेपी के लोग मोदी के साथ खड़े हो गए। तो वाजपेयी जी की फिर हिम्मत नहीं हुई उनको हटाने की। वाजपेयी जी भी उन्हीं के सुर में सुर लगा के कहने लगे कि गोधरा के दंगे हुए, इसीलिए गोधरा में ट्रेन चलाई गई, इसीलिए गोधरा में इसके बाद दंगे हुए। तो ये जो चीज़ें हैं कि मोदी की वृद्धि में पहली बात तो ये है कि संघ परिवार का पूरा-पूरा हाथ है। संघ परिवार ने बिना हिचकिचाए मोदी के हर एक काम का समर्थन किया। अब इतना बड़ा नरसंहार हुआ और संघ परिवार उनके साथ खड़ा रहा। फिर आगे चलते हैं। अब ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने यहाँ के जो बड़े कॉर्पोरेट को है, पूरा-पूरा ब्लैंक चेक दे दिया कि आप गुजरात में आइए, आपको जो फैसिलिटी चाहिए, सब फैसिलिटी मिलेगी। तो कॉर्पोरेट बड़ा प्रभावित हो गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने कहना चालू किया कि मोदी ही गुजरात के भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से आया और इसी दौरान कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने पूरे मीडिया को खरीद लिया, खासतौर से हुँ, टेलीविज़न हुँ। मीडिया और लैंग्वेज प्रेस जिसको कहते हैं उसमें बड़ी फुट-पैठ बना ली। 1978 के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे, तब से उनका झुकाव, मीडिया का झुकाव बीजेपी की तरफ होता गया। पर अब तो क्या हुआ 2003, 4, 5 के बाद पूरा-पूरा जो मीडिया है, वो कॉर्पोरेट के कब्ज़े में आ गया। कॉर्पोरेट पूरा मोदी के प्रभाव में पूरा मोदी का गुणगान करने लग गया और फिर इन्होंने अपना आईटी सेल और बाकी चीज़ें बनाई। उसके कारण मोदी का प्रभाव बढ़ा। अब दूसरा एक और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ रतनलाल, 2014 के चुनाव के पहले इन्होंने अपना एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज़ किया, इमेज बिल्डिंग। क्या किया भई? एक अमेरिकन कंपनी को हायर किया और उस समय फिर मोदी, मोदी के नारे लगवाने लग गए। मोदी मास्क बनाए गए और एक बहुत चालाकी से उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने क्या किया? मोदी ने जो पूरी संस्थाएँ थी, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, ईटी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सब पे पूरा अपना नियंत्रण पक्का कर लिया और इसके कारण उनकी सत्ता लगातार मजबूत हो गई। और इसमें आखिरी कड़ी क्या थी? आखिरी कड़ी ये देखिए कि लोगों की निराशा के कारण 2024 में एक तो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन ने काफ़ी साथ दिया मोदी का। ईवीएम मशीन के बावजूद 2024 के चुनाव में रतनलाल मैं आपको याद दिलाता हूँ कि तीस्ता सेतलवाड़ और परकला प्रभाकर ने जो आंकड़ों का विश्लेषण किया, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि 78 सीटों को चोरी किया गया है। कल्पना कीजिए, अगर वो 78 सीटें बीजेपी के पास नहीं होती, तो ये मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। पर खैर
वो साम दाम दंड भेद की नीति लगाते हैं, नैतिकता मॉरलिटी तो कोई है नहीं, तो ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए और सब संस्थाओं पर उनका पूरा कब्जा हो गया। अब इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तौर से इनका साथ दिया। अब एसआईआर की एक्सरसाइज आप देखिए, बंगाल में 91 लाख लोग इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गए। और किनको ये बाहर करते हैं? ज्यादातर वो लोग जो बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते। अब ये सब कारणों से मोदी की ताकत बढ़ रही है और राहुल गांधी लगातार, वो एक व्यक्ति हैं जो लगातार आरएसएस के विरोध में, हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति के विरोध में बात करते रहे हैं। तो रामचंद्र गुहा मोदी की आलोचना करने के बदले गांधी परिवार की आलोचना कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। तो मुझे यही लगता है कि बहुत एक गलत रास्ते पे उन्होंने आलोचना की है और उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका जो बड़ा सम्मान है देश में, उसके कारण लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है या फिर कुछ और इरादे तो नहीं है। कि रामचंद्र गुहा से मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना एक उथला सुपरफिशियल विश्लेषण करके जो रियल मुद्दा है मोदी का, उसकी आलोचना करने के बदले राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, गांधी परिवार की आलोचना कर रहे हैं। ये काफी एक दुखद बात है और हमको इससे सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे वादे हुए थे 14 में भी 24 में भी कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस सस्ता हो जाएगा, काला धन वापस आएगा। बाबा लोग भी बहुत जोर शोर से कह रहे थे। 24 में ही बहुत सारे वादे किए गए। क्या गुहा साहब ने बीजेपी के जो वादे हैं, जो मैनिफेस्टो हैं, जो उन्होंने वादा किया था, उसका विश्लेषण तो करना चाहिए? पावर में तो बीजेपी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वादों के बारे में तो क्या कहा जाए हुँ, कि वो है, पूरा झूठ-झाट है। और ये जो है उनके अमित शाह ने तो कहा कि भाई ये चुनाव के समय दिए गए वादे हैं, उसमें आप सच्चाई क्यों ढूँढते हो? ये तो एक जुमला है, उसको आप भूल जाइए। रतनलाल, मैं एक और बात बताना भूल गया यहाँ जी। कि मोदी को जिताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हुँ, कांग्रेस को बदनाम करना ज़रूरी था और हुँ, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वो अन्ना केजरीवाल आंदोलन चालू हुआ। वो बिल्कुल क्लियर थे कि उनको लोकपाल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है कांग्रेस की बदनामी करने में और कांग्रेस की बदनामी उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक की और बाद में फिर वो आम आदमी पार्टी बनाकर वो सत्ता में भी आए। ये भी एक पहलू था जिसने बीजेपी को और ज़्यादा मजबूत किया। वादों को पूरा करने का तो सवाल नहीं है, वादों की तो बारिश होती रहती है और वादों की बारिश एक तरफ होती है और जनता का गुस्सा दूसरी तरफ होता है, जैसे कि दिख रहा है अभी। तो क्या गुहा साहब का की जो का लेख है, उसको कैसे देखा जाए इस मोमेंट पे? जहाँ की लोग के गुहा साहब का जो लेख है, अभी हमने सोशल मीडिया में पढ़ा कि 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया गया है। कुछ दिन पहले जी, मोदी जी नारा दे रहे थे कि सोना मत खरीदो। तो इन सब का इस परिस्थिति में गुहा गुहा साहब के लेख को कैसे समझा जाए? मेरे ख्याल से तो गुहा साहब पता नहीं एक वैचारिक रूप से कहीं इस लेख में तो वैचारिक रूप से बहुत कमजोरी दिखती है। गुहा साहब अभी हुँ, तक जो सम्मान था उनकी अच्छी किताबों के लिए, वो हुँ, पूरा ध्वस्त हो गया मेरे दिमाग में तो, कि भाई ये इस प्रकार का लेख लिखकर जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उसकी आलोचना न करके जो अपराध के खिलाफ बोल रहा है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो उसको देखा जाए कि एक बहुत ही ये बायस्ड पक्षपातपूर्ण लेख है और ये एक तरफ से मोदी को मजबूत करने वाली आइडिया है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और इस लेख का विश्लेषण होना बेहद ही ज़रूरी है और ख़ास तौर से कई पार्टियाँ भी कांग्रेस अभी 3 टर्म से सत्ता में नहीं है, उस समय विपक्ष की समीक्षा लिखना, उनकी आलोचना लिखना किस ओर इशारा करता है, समझदार है, आप समझ सकते हैं दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। धन्यवाद रतन लाल।